हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि अभी फिलहाल के अंदर मार्केट में बहुत ज़्यादा चहीती बनी हुई है। कंपनी का नाम है GTL इंफ्रा। अगर हम यूट्यूब के ऊपर में चेक करते हैं तो गजब गजब के थंबनेल के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नए टावर इंस्टॉलेशन, बड़ा धमाका, GTL इंफ्रा, ये GTL इंफ्रा वो। और हर डेली बेसिस के ऊपर इस टाइप का जो भड़काने वाले हैं, GTL इंफ्रा के शेयर्स को खरीदने पे मजबूर करें, ऐसे थंबनेल के साथ में नए नए वीडियोस डाले जा रहे हैं। तो हम भी देखते हैं कि एक बार कंपनी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है आज के दिन। तो यहाँ पर अगर हम लोग का कंपनी का अगर हम ग्रो ऐप पे भी चेक करते हैं तो इस यूट्यूब वाले पूरे धमाके का असर जो ऐप्स होते हैं, ब्रोकर्स की वेबसाइट, वहाँ पे भी देखने को मिला। लोग अच्छा खासा बाइंग भी कर रहे हैं। मोस्ट बॉट ऑन ग्रो के लिस्ट के अंदर में GTL इंफ्रा का भी नाम है। यूजुअली ये 4 शेयर्स के नाम रहते हैं जो इसमें ज़्यादा ग्रो पे खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे GTL इंफ्रा का नाम है। अब कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इंडिया के अंदर में सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सब बहुत ही ज़्यादा इसके पास में टावर्स हैं आज के दिन में। जो कि मोबाइल के लिए जो फ्रीक्वेंसी वाले जो टावर्स होते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। तो लगभग 23,000 के आसपास में इनके पास में टावर्स हैं आज के दिन। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के ऊपर में लोन बहुत ज़्यादा है। राइट। अब लोन, कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है, कर्जा चूक भी जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि कंपनी नुकसान पे नुकसान ही किए जा रही है। कर्जा कहाँ से चूके? कंपनी कमाई करे तो कर्जा चूके। बट यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो यहाँ पर हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पे दूसरी तरफ रिजर्व्स एंड बैलेंस शीट की तरफ में ध्यान दो, यहाँ पर ये बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से हुआ क्या है कि कंपनी जो ऑडिटर्स जो होते हैं वो कंपनी के बारे में बताते हैं। तो ऑडिटर्स ने यहाँ पर क्लियर कट कहा हुआ है, जो कि रिसेंट डेटा जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी के ऑडिटर्स ने क्लियर कट कहा है। पांचवा जो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न के अंदर में क्लियर कट कि नेटवर्थ हैज़ बीन फुली इरोडेड। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, फुली इरोडेड। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो कंपनी के जिससे भी कंपनी ने कर्जा ले रखा है उनका कंपनी ने पेमेंट नहीं किया है। डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विद लेंडर, जिसकी वजह से कंपनी के जो लेंडर्स थे, जिनको कंपनी ने जिनको इस कंपनी को जिन्होंने कर्जा दे रखा था उन्होंने एनसीएलटी में केस चला दिया। एनसीएलटी में क्या होता है, जब केस चलता है तो वहां पर लिक्विडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लिक्विडेट कर दी जाती है कंपनी। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो वहां पर होता क्या है, वहां पर कंपनी की या तो कंपनी का कोई दूसरा खरीदार निकल के आ जाता है कि हम बड़ा, जैसे टाटा हो गया, राइट, जैसे अंबानी वगैरह हो गए, कि हम इस कंपनी को खरीदते हैं। तो आप जियो का यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जियो वाले जो हैं, रिलायंस वाले जो हैं, वो इस कंपनी को खरीद लें क्योंकि उनको टावर्स की ज़रूरत भी है। तो वो इस कंपनी को खरीदेंगे तो बहुत बड़े टावर बेस के वो मालिक बन जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि कंपनी के पास में जितने टावर्स हैं, जितनी कंपनी के ऊपर में कर्जा है, उतना कर्जे का पेमेंट करना पड़ेगा जो खरीद रहा है, या फिर उस कर्जे को माफ करना पड़ेगा बैंकों को। राइट। तो या तो बैंकों के पास में दो ऑप्शन है कि या तो वो टावर्स बेच के कर्जा निकाले, या फिर दूसरी कंपनी उस कंपनी को एक्वायर करे तो वो उसको कर्जे का पेमेंट करे। तो यहाँ पे फिजिबल ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि जो बैंकें हैं जिनके पास में कर्जा है वो टावर्स बेच सकती हैं। कंपनी के लिए इतने बड़े पैसे, इतना बड़ा कर्जा जो है दूसरी कंपनियां देने को तैयार ना हो। जैसे कि अब काफ़ी भाई लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से पतंजलि ने खरीदा था, राइट, कौन सी कंपनी थी जिसको पतंजलि ने खरीदा था? रुचि सोया। तो रुचि सोया के अंदर में हुआ क्या था, वही 1-1.5 रुपए के आसपास का शेयर चला गया था, जिसकी वजह से वो एनसीएलटी में उसका केस चल रहा था। उसके बाद में उसको पतंजलि ने खरीदा, खरीदते ही वो 1-1.5 रुपए का शेयर सीधा 1100-1200 रुपये पहुंचे। तो उसी टाइप का यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि वही केस अगेन बनेगा। बट उस केस के बनने के यहाँ पे चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। हो सकता है कि अगर लिक्विडेट होती है कंपनी, कंपनी के एसेट्स बिक जाते हैं, जैसे टावर बाय टावर बिक जाए, दूसरी कंपनियां खरीद लें, तो यहाँ पे कंपनी नहीं बिक रही है, यहाँ पे कंपनी लिक्विडेट हो रही है। तो इन्वेस्टर्स के लिए पीछे कुछ नहीं बचता है। राइट। अगर कंपनी को खरीद लिया जाता है, इन्वेस्टर्स जो शेयर रख रहे हैं, जिनके पास में रख रहे हैं, उनके लिए जो एक्वायर कर रही है जो कंपनी, वो अलाउ कर देती है उनको कि हाँ उनको पड़े रहने दो उनके पास में, तो शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। तो यहाँ पे फायदा मेरे को होता हुआ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस इतना ऊपर क्यों चल रहा है, उसके पीछे अगर रीजन हम लोग पता करने के, अगर रीजन तो पता करना ही पड़ेगा क्यों इतना भाग रहा है, तो उसके पीछे यही है एक्वायरिंग वाला, कि कोई ना कोई इसको एक्वायर करेगा तो जो इन्वेस्टर्स अभी सस्ते में खरीदेंगे वो कल को बहुत महंगे के अंदर में बेच पाएंगे और उनका शेयर प्राइस बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि नया बंदा एक्वायर करेगा ना, बड़ी कंपनी। एक रीजन तो ये है। दूसरा, इस शेयर को किया जा रहा है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट हमने यूट्यूब के ऊपर में अभी भी देखा कि किस तरीके से इसके शेयर को किस तरीके से भगाया जा रहा है, जबरदस्ती, मतलब थोपा जा रहा है कि रिटेल जो है, इंडिया का जो रिटेल कस्टमर है उसके ऊपर थोप दो, बाकी भाड़ में जाए रिटेल।
किस तरीके से, एक तो हमने ये रीज़न देख लिया। दूसरा, अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे यहाँ पर, तो प्रमोटर्स के नाम पे तो कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरा, शेयर्स हैं किसके पास में। अब ध्यान से देखना, यूट्यूबर्स जो इस टाइप के शेयर्स को प्रमोट करते हैं उनको देखना वो डीआईआई का सहारा लेते हैं कि देखो डीआईआई की होल्डिंग कितनी ज़्यादा है। आप ध्यान से देख पा रहे हैं डीआईआई की होल्डिंग। अब ये डीआईआई की होल्डिंग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन बैंकों ने दिया था कर्जा और उसके खिलाफ में रखवाए थे शेयर्स, अपने कर्जे के जो गिरवी रखवाए थे शेयर्स, तो कर्जा कंपनी दे नहीं पाई तो शेयर्स इनको खरीदने पड़े। तो अब इनके पास में डीआईआई की लिस्ट के अंदर में कौन कौन है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ पे बैंकें हैं सारी की सारी। ये बैंकें ट्राई कर रही है कि इनका किसी तरीके से कर्जा निकल जाए। तो अब ये ट्राई कर रही है कि किसी भी तरीके से शेयर थोड़ा बहुत पुश करके मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाके हम शेयर्स निकाल दें, किसी तरीके से थोड़ा बहुत कर्जा तो रिकवर हो। तो ये डीआईआई खुद की मर्जी से नहीं बैठे इस शेयर को लेके, इनकी मजबूरी है, इन्होंने पैसा दिया था जिसकी वजह से इन्होंने शेयर्स ले लिए, क्योंकि गिरवी शेयर्स ही रखवाए थे इन्होंने। अब करें क्या बेचारे, मालिक बने तो बैठे हैं, बट मालिक उस नाव के बने बैठे हैं जो कि ऑलरेडी डूब रही है। पॉइंट। अब इसी के साथ में डीआईआई वाला सेगमेंट पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब बचा कौन है, तो कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर्स के अंदर में किसी का इंटरेस्ट बनता हुआ दिख नहीं रहा। दूसरा, इसी चीज़ को अगर हम लोग और चीज़ तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ पर कंपनी और नए शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने और भी कर्जा उठाया था, और कर्जा उठाया था कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की फॉर्म के अंदर में। तो वो जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उनके जो होल्डर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स कन्वर्ट करवा लिए, बॉन्ड्स को कन्वर्ट करा लिए शेयर्स के अंदर में। उनको नए शेयर्स जारी किए जा रहे हैं, 18 करोड़ शेयर्स इसको किए जा रहे हैं, 6 करोड़ शेयर्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, 24 करोड़ शेयर्स। तो ये जो शेयर होल्डर्स नए आने वाले हैं इनको भी अपने शेयर्स बेचने हैं, ये फिर से आएंगे तो ये फिर बेचेंगे। तो ओवरऑल हो क्या रहा है पूरा सेगमेंट मार्केट में, बैंक्स बेचने को तैयार बैठी हैं पूरे शेयर्स, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करो कि किसी तरीके से रिटेल को थोपा जाए शेयर। ये नए बॉन्ड होल्डर्स कन्वर्ट करवा के आ गए हैं, ये बोल रहे हैं कि हमको भी थोपना है भाई शेयर्स, सब बेचने के लिए यहाँ पे राजी बैठे हुए। तीसरा, कंपनी जो लास्ट में एक स्टेटमेंट भी दे रही है कि हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, उस सेक्टर को देखते हुए लग रहा है कि गवर्नमेंट फोकस की वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें लग रहा है कि डिमांड जो है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम आने वाले टाइम में हमारे लिए अच्छी चांदी होने वाली है, ऐसा कंपनी बोल रही है। बट दिख नहीं रहा क्योंकि एनसीएलटी में केस जा चुका है, एनसीएलटी के अंदर में केस चल रहा है अभी भी। और साथ में ही कंपनी का अगर हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं, एक चीज़ और समझने की कोशिश करना, यहाँ पर अगर हम लोग क्वार्टर रिजल्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है कब ऊपर जाना शुरू हुआ था, यहाँ से जब जाना हुआ था जब जून 2023 के बाद में जाना स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम जून 2023 का रिजल्ट यहाँ पे चेक करते हैं तो ये रहा जून 2023, और यहाँ पर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले कम लॉस दर्ज किया था। तो यहाँ से उम्मीद बनी थी कि कंपनी कम लॉस कर रही है, इसका मतलब आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट, नुकसान कम होते होते प्रॉफिट में स्टार्ट हो जाएगी थोड़े टाइम के अंदर में। और सबसे ज़्यादा टावर्स इसके पास में है, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा टावर्स इस कंपनी में, 23,000 टावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी किसी न किसी तरीके से पैसा कमाना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर लगभग 80 पैसे के आसपास मिल रहा था, तो लोगों ने खरीदना चालू कर दिया। हुआ क्या, बाद में मैनिपुलेशन इस कंपनी में स्टार्ट होता है। 2023 में कंपनी का लॉस फिर बढ़ जाता है, उम्मीद आई कि थोड़ी अगले महीने अगले क्वार्टर में घट जाएगा नुकसान, बट उसके बाद में और बढ़ गया और बढ़ गया, और इस क्वार्टर अगेन कंपनी का जो नुकसान है वो फिर से घटा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जिसकी वजह से अगेन एक उम्मीद बन गई कस्टमर जो रिटेलर्स हैं। तो यहाँ पे रिटेलर्स के सामने सिर्फ धोखा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं कर पा रही है और कर भी नहीं पाएगी काफी टाइम के लिए। तो इसका जो एंड केस जो दिख रहा है कंपनी का, या तो ये एक्वायर होगी या फिर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट मिलेगा, या फिर इसके जो कर्जे होंगे उनको माफ करना पड़ेगा बैंकों को, और कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कमाई की अगर हम बात करते हैं तो जून 2024 के अंदर में जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट है उसके जस्ट पिछले साल 23 जून 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इनका सेल्स और रेवेन्यू भी घट गया है, अगर हम लोग ध्यान से देख पाए तो। दूसरी चीज, टावर जो बिजनेस है आज प्रॉफिटेबल है, बट आने वाले टाइम के अंदर में जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो एलन मस्क है वो इंडिया में घुसने का ट्राई कर रहा है, एयरटेल का जो वन वेब सिस्टम है जो कि सैटेलाइट सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, जियो ने सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर में काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आने वाले टाइम के ऊपर में पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी और टावर्स है उसके खत्म होने के चांसेस मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं। डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, काफ़ी लेवल तक कम होने वाली। तो इन जो टावर वाली जो कंपनियां हैं इनकी आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत लग सकती है, बैंड बच सकती है इनकी।
तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और मुझे लगता नहीं है कि ये रिकवर हो पाएगी। तो अब आपको ये पता है कि आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर खरीदते बेचते हैं तो आप एक जुआ कर रहे हैं। तो अगर आप जुआ कर रहे हैं और अगर आपको नुकसान होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जुए में फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ख़त्म है। जुए के अंदर में प्रॉफिट होता भी है तो अगले जुआ खेलेंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा। अगर उसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा तो अगला जुआ खेलेंगे, क्योंकि जुआरी हमेशा जुआ ही खेलता है और वो नुकसान में ही उठेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तभी उठेगा। या फिर वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा, और सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा तो वो ऐसी कंपनियों में नहीं घुसता है। तो जुआरी ना बने, इन्वेस्टर बने। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, इसका हाइप का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो आप उठाओ, किसी ने मना नहीं किया। बट एक स्टॉप लॉस के साथ में चलो, और स्टॉप लॉस का मौका ये कंपनी शायद ही दे। अगर नीचे गिरना स्टार्ट होती है तो सीधे सर्किट ही लगते हैं इसके। तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ में खेलो कि अगर आपके पास में पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो लगा दिए 10,000 रुपये, बाकी छोड़ दिया। हो गए तो 2-3 रुपये का 6 रुपये आ गया तो बेच दिए। लाइक इस टाइप से। ऐसे मत खेलने लग जाना कि जैसे ये लगा दिए 10 लाख हैं तो 10 लाख के 10 लाख ही लगा दिए कि यहाँ से डबल होंगे तो 20 लाख होंगे। मत जाना ये केस में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, और इसी के साथ में और भी मोस्ट बोट शेयर्स की लिस्ट है यहाँ पे लिखी हुई है। इसके ऊपर में ओला की लिखी हुई है, सुजलोन एनर्जी की भी है। इनके ऊपर में भी बहुत जल्द बात करते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।